हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल दीवानगी एपिसोड 29। इसके पहले के सारे एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलो नाम बताओ। आदित्य की बात सुनकर अवनी आदित्य को हैरानी से देखने लगती है। आदित्य अवनी को हैरान देखकर समझ जाता है कि उसने अब तक कोई नाम नहीं सोचा होगा। वो तो चेहरे पर विजय भरी मुस्कान लेकर अवनी के होठों को चूमकर बोला, अब तो हमें पहले हमारी लिटिल प्रिंसेस ही होगी, क्योंकि मैंने पहले से नाम सोच के रखा हुआ है। अवनी आदित्य की बात सुनकर आदित्य को अपने से दूर करते हुए बोली, आदित्य, मैं हमारे बच्चों को बहुत अच्छा नाम देना चाहती हूँ, क्योंकि उनमें मेरा और आपका अंश होगा, समझ रहे हैं आप? तो आप कोई भी ऐसा वैसा नाम मत देना। अवनी की बात सुनकर आदित्य अवनी के दोनों गाल खींचकर बोला, जान, मुझे पता है, इसीलिए तो इतने प्यारे नाम सोचे हैं, पर अब जब पहले लड़की होगी तो हम उसका नाम आन्या रखेंगे। आदित्य की बात सुनकर अवनी भी मुस्कुरा देती है। फिर अवनी आदित्य के गले में हाथ डालकर बड़े प्यार से बोली, आदित्य, फिर आपने हमारे बेटे के लिए भी एक नाम सोचा होगा। आदित्य अवनी को अपनी बाहों में और कसकर पकड़कर बोला, सोचा है, पर मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझे पहले छोटी अवनी चाहिए, आन्या के रूप में। अगर तुम मेरी ये बात मानोगी तो मैं तुम्हें हमारे बेटे का नाम भी बताऊंगा। आदित्य की बात सुनकर अवनी घूरकर आदित्य को देखती है। फिर अपने मन में सोचकर बोली, बच्चा पहले लड़का हो या लड़की, वो मेरा और मेरे आदित्य का अंश होगा। इतना सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो आदित्य के होठ पर अपने होठ रखकर किस करते हुए बोली, ठीक है, नाम बताओ आप। आदित्य अवनी को खुश देखकर उसके होठ पर वापस किस करते हुए बोला, उसका नाम होगा रूहान। आदित्य अवनी की बात सुनकर कुछ सोचकर अवनी के कान में धीरे से बोला, रूहान के नाम का एन उसकी वाइफ का होगा। इतना बोल के हंसने लगता है। वहीं अवनी आदित्य के कंधे पर धीरे से मारकर बोली, कितने बेशरम हो रहे हो आदित्य आप। अब तक बच्चा हुआ नहीं है, ना बड़ा हुआ है, अभी से उसकी लाइफ पार्टनर के बारे में सोच लिया आपने। अवनी की शिकायत सुनकर आदित्य हंसने लगता है। अवनी आदित्य को देखते हुए बोली, आदित्य, जब आपने इतना सब सोचा है तो ज़रूर आपने फिर हमारी लिटिल प्रिंसेस के पार्टनर के बारे में भी कुछ सोचा होगा। आदित्य अवनी को देखकर हल्का सा गुस्सा करते हुए बोला, मेरी लिटिल प्रिंसेस कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए कोई नहीं होगा उसकी लाइफ में। आदित्य की बात सुनकर इस बार अवनी खिलखिलाकर हंसने लगती है और आदित्य के दोनों गाल खींचकर बोली, आदित्य, ये गलत है। जब आप रूहान के बारे में सोच सकते हैं तो आन्या को क्यों नहीं। आदित्य अवनी को करवट लेकर अपने नीचे करते हुए बोला, जान, आगे की प्लानिंग बच्चे होने के बाद करेंगे, जिससे हम उनकी मर्जी भी जान लेंगे, इसीलिए पहले बच्चे करने की प्लानिंग करते हैं। इतना बोलकर आदित्य अवनी के ऊपर झुकने लगता है। अवनी आदित्य से बोली, आदित्य, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे इतना परेशान किया था, अब फिर से। वो इतना बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि आदित्य अवनी के होठों को चूमने लगता है। एक बार फिर कमरे में गर्मी बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और ना जाने कब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए नींद के आगोश में चले जाते हैं। आदित्य और अवनी का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा होता है। दोनों अब एक दूसरे के चेहरे के साथ साथ एहसासों को भी समझने की कोशिश करते हैं। उनके प्यार में जब कभी आदित्य काम में बिजी होता है तो अवनी खुद उससे प्यार करने लगती है। दोनों अपने में बहुत खुश होते हैं। इसी तरह होली का दिन भी आ जाता है और प्रताप वेला में फैमिली पार्टी होती है, जिसमें पार्थ, प्रिया जी, राज जी, संभव और निशी आने वाले होते हैं। आज सुबह से ही अवनी की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उसने आज हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी होती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो कमरे से जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, वैसे ही आदित्य उसे अपने करीब खींच लेता है। वो सीधा आदित्य के सीने से जा लगती है। आदित्य अवनी की खुली हुई कमर में अपना हाथ लपेटकर बोला, जान, आज कुछ कमी लग रही है। आदित्य की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
वो अपने दोनों हाथ आदित्य के गले में लपेटकर आदित्य की नाक से अपनी नाक टक करके बोली, वो क्या मिस्टर हबी। आदित्य अवनी को गोद में उठाकर मिरर के पास ले जाता है। अवनी मुस्कुराते हुए आदित्य को एकटक देख रही होती है। आदित्य अवनी को मिरर के सामने खड़ा कर पहले माथे को चूमता है, फिर सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अवनी की आंखों में बेहद ही प्यारी चमक आ जाती है। आदित्य फिर से अवनी के माथे पर किस करके बोला, हैप्पी होली जान। आदित्य के इतना बोलते ही अवनी आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य अवनी को गले लगाए बोला, तुम मुझे हैप्पी होली विश नहीं करोगी। अवनी आदित्य से दूर आकर उसके गाल पर अपने होठ रख देती है, जिससे आदित्य के गाल पर अवनी की लिपस्टिक लग जाती है। फिर कान में बेहद ही धीरे से बोली, हैप्पी होली डियर हबी। इतना बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। आदित्य मुस्कुराते हुए उसको अपनी बाहों में कसकर किस करने लगता है। वहीं प्रताप वेला के गार्डन में चारों तरफ रंगों की बड़ी बड़ी थाल रखी होती है और एक तरफ खाने पीने का काउंटर और वहीं उसके पास ठंडाई होता है और गार्डन में तेज़ गाना बज रहा होता है। हॉल में दादी माँ, दादाजी, रेखा जी और महेंद्र जी बैठे होते हैं। तभी अवनी हॉल में आकर पहले दादाजी फिर दादी को रंग लगाकर गले लगाकर होली विश करती है, तो बदले में दादाजी और दादी माँ उसको रंग लगाकर एक बॉक्स देते हैं। अवनी हैरानी से उन दोनों को देखती है तो दादी माँ उसके सर पर हाथ रखकर बोली, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। दादी माँ और दादाजी की बात सुनकर अवनी मायूस होकर बोली, दादी माँ और दादाजी, मैं तो आप दोनों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, तो अब मैं कैसे गिफ्ट ले सकती हूँ। वो बोल ही रही होती है, इतने में हॉल में प्रिया जी, राज जी, पार्थ, निशी और संभव आ जाते हैं। दादी माँ अवनी के सर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, बेटा ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है जब हम किसी को गिफ्ट दें तो सामने वाला भी कोई भी गिफ्ट देना ज़रूरी है, और वैसे भी ये गिफ्ट आपके लिए हमारी और दादाजी की तरफ से आशीर्वाद है, आपकी आदित्य की शादी के बाद पहली होली का। दादी माँ की बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट ले लेती है। उसके बाद अवनी रेखा जी और महेंद्र जी को रंग लगाकर होली विश करती है। रेखा जी और महेंद्र जी भी अवनी को आशीर्वाद के रूप में एक गिफ्ट देते हैं, जो बॉक्स ही होता है। अवनी गिफ्ट लेते हुए रेखा जी से बोली, मम्मा लगता है आज का दिन मुझे बस गिफ्ट ही मिलने वाले हैं। रेखा जी मुस्कुराते हुए अवनी के माथे को चूम लेती है। अवनी उसके बाद अपनी मौसी प्रिया जी और मौसा जी के पास जाकर उनको भी होली विश करती है। प्रिया जी और विकास जी भी अवनी को होली विश कर रंग लगा देते हैं। प्रिया जी अवनी को एक गिफ्ट देते हुए बोली, बच्चा तुम हर बार ऐसे ही मुस्कुराती और खिलखिलाती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। अवनी आगे बढ़कर प्रिया जी के गले लग जाती है। तभी पार्थ अवनी को प्रिया जी के गले लगे ही गालों पर रंग लगाते हुए बोला, हैप्पी होली अवनी। इतना बोलकर हंसने लगता है। अवनी पार्थ को घूरकर देखते हुए बोली, ऐसे कोई होली विश करता है, देख सब मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, अब आप भी तो मुझे कुछ। पार्थ अवनी की बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए बोला, सदा सुहागन रहो पुत्री, देख सबने आशीर्वाद के तौर पर गिफ्ट दिया और मैंने गिफ्ट में ही आशीर्वाद दे दिया। पार्थ की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। अवनी पार्थ की तरफ मुंह बनाकर संभव और निशी को होली विश करती है। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर रंग लगाकर होली विश करते हैं। उसके बाद सब आपस में मिलकर बैठ जाते हैं। निशी अवनी के पास आकर धीरे से कान में बोली, वैसे तेरे पति परमेश्वर कहाँ हैं, क्या तो उनके साथ होली नहीं खेलेगी। निशी की बात सुनकर अवनी बोली, आदित्य को होली खेलना इतना पसंद नहीं है। निशी अवनी के कंधे से अपना कंधा लगाकर बोली, अवनी अगर पति पत्नी अपनी पहली होली साथ में खेलते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी भी इन रंगों की तरह हर समय महकती रहती है और साथ में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे
तुझे देखकर लगता नहीं कि तेरे पति परमेश्वर ने तुझे कम प्यार किया है। तेरा चेहरा तो चमक रहा है उनके प्यार से। निशी ऐसे बोलते हुए अवनी को छेड़ रही होती है। वहीं अवनी के गाल और कान एकदम लाल हो जाते हैं। तभी हॉल में आदित्य और महेश साथ में आती हैं। अवनी महेश को देखकर रंग लेकर उसके सामने आकर बोली, भैया हैप्पी होली, और बोलकर दोनों गालों पर हल्का सा रंग लगा देती है। वहीं महेश को कभी लगा नहीं था कि अवनी कभी उसे भी परिवार की तरह मानते हुए रंग लगाएगी। आदित्य वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इतना ही बोलकर महेश नम आंखों से बोला, हैप्पी होली मैम। पता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। वो जल्दी से अपनी नमी छुपाने के लिए फ़ोन का सहारा लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। आदित्य भी हॉल में सबके साथ आ जाता है और फिर पहले दादाजी और दादी माँ के पैरों में हल्का सा रंग लगाकर आशीर्वाद लेते हुए होली विश करता है। दादी जी और दादी माँ आदित्य के माथे पर तिलक लगाकर होली विश करते हैं। फिर आदित्य वैसे ही रेखा जी और महेंद्र जी के पैरों पर रंग लगाकर आशीर्वाद लेता है और वो दोनों भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते हैं। तभी अवनी दादी माँ और दादाजी को देखकर बोली, दादी माँ ने आदित्य को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? अवनी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। दादी माँ अवनी को समझाते हुए बोली, हम सब ने आदित्य को इस बार गिफ्ट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इस बार हम सब आदित्य से गिफ्ट लेने वाले हैं। दादी माँ की बात सुनकर अवनी उत्साह से बोली, तो दादी माँ क्या ले रहे हैं आप सब आदित्य से गिफ्ट में? इस बार अवनी की बात सुनकर रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो हम तब बताएंगे जब आदित्य हमें देगा। रेखा जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अवनी मायूस हो जाती है। निशी फिर से अवनी के कान में धीरे से बोली, मुझे लगता है वो आदित्य से गिफ्ट में इस बार बच्चा लेने वाले हैं। इतना बोलकर निशी हंसने लगती है। वहीं अवनी निशी की बात एक बार तो समझ नहीं पाती और जब उसे समझ आती है तो उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखने लगती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही होती है। निशी अवनी को छेड़ते हुए बोली, तो इसका मतलब अब हमारी अवनी कुछ ही महीने बाद मम्मा बनने वाली है। इतना बोलकर वो अवनी से दूर हो जाती है। वहीं अवनी निशी की बात सुनकर निशी की तरफ बढ़ते हुए बोली, निशी की बच्ची तुम बचोगी नहीं अब। इतना बोलते हुए उसके पीछे भागने लगती है। वहीं निशी अवनी को अपने पीछे आता देखकर गार्डन की तरफ भाग जाती है। आदित्य बस अवनी को ही देख रहा होता है। उसके बाहर जाते ही वो प्रिया जी और राज जी की तरफ बढ़कर होली विश कर आशीर्वाद लेता है। फिर वो दोनों आदित्य को गिफ्ट देते हुए बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। वहीं निशी और अवनी को गार्डन में जाता देखकर पार्थ और संभव भी गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में निशी आगे आगे भाग रही होती है और अवनी उसके पीछे पीछे भागते हुए उस पर रंग उड़ा रही होती है और गार्डन में बहुत तेज़ आवाज़ में ये गाना बज रहा होता है, जिसे सुनकर अवनी और निशी भागते हुए गाने लगते हैं। पार्थ और संभव भी गार्डन में आकर उन दोनों को भर भर कर कलर लगाते हैं और चारों मुस्कुराते हुए होली मना रहे होते हैं। हॉल में बैठे सब लोग उन सबको मस्ती करता देखकर खुश हो रहे होते हैं। वहीं आदित्य अवनी का ये बच्चों वाला जैसा रूप देखकर मुस्कुरा रहा होता है। चारों गाने को सुनकर डांस करते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं। तभी ये गाना बजने लगता है तो अवनी और निशी एक दूसरे को देखकर एक चेयर पर खड़ी होकर खूब मस्ती करते हुए डांस कर रही होती है। पार्थ और संभव दोनों के चेयर के पास खड़े होकर डांस करने लगते हैं। गाना जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही अवनी जल्दी से चेयर से उतरकर डीजे के पास आकर एक गाना प्ले कर निशी की तरफ देखकर आंख मारती है। अवनी का इशारा समझकर निशी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। तभी निशी पूरी एक थाल का भरा हुआ रंग संभव पर डालकर भागने लगती है और तभी गाना भी बजने लगता है। निशी को भागकर जाता देखकर संभव मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागने लगता है। फिर उसका हाथ पीछे से खींचकर अपनी तरफ करके उसके गालों को निशी के गालों से मलने लगता है। इन सब की वजह से निशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। संभव निशी की बंद आंखों पर अपने होठ रख देता है, फिर उसके गालों को चूम लेता है
और अपने हाथों में रंग लेकर निशी को अपने हाथ से रंग लगाने लगता है। निशी और संभव को साथ में प्यार भरा डांस और रोमांस करता देखकर पार्थ और अवनी उन दोनों के पास आकर उन दोनों पर रंग उड़ाने लगते हैं। निशी पार्थ और अवनी को देखकर शर्माकर संभव के गले लग जाती है। एक बार फिर चारों डांस करते हुए बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी गार्डन में दादी माँ, दादाजी, महेंद्र जी, रेखा जी, प्रिया जी और राज जी भी आ जाते हैं। प्रिया जी उन सब से बोली, अब आप सब थक गए होंगे, चलो पहले कुछ खा लो और थोड़ा बैठ जाओ, फिर डांस करना, अब बाद में। अवनी सबको वहीं देखकर मुस्कुराते हुए प्रिया जी से बोली, मासी अब आप और मासा जी, मम्मा और पापा और दादाजी और दादी माँ होली खेलेंगे, आप सब रुकिए, मैं गाना लगा कर आती हूँ। रेखा जी अवनी से बोली, अवनी आप लोग बहुत देर से होली खेल रहे हैं, पहले आप सब कुछ खा लीजिए। अवनी रेखा जी से बोली, मम्मा प्लीज़ एक बार गाने के बाद, उसके बाद हम सब पक्का खा लेंगे। कोई कुछ बोलता उससे पहले दादाजी बोले, जाओ अवनी गाना लगाओ। आज आप सबको होली खेलता देखकर हमें भी हमारी जवानी के दिन याद आ गए हैं। दादाजी की बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए गाना लगाने लगती है और गाना बजने लगता है। गाना सुनकर दादाजी दादी माँ को रंग लगाते हुए वहीं महेंद्र जी भी रेखा जी को रंग लगाते हैं और राज जी भी प्रिया जी को। रंग लगाने के बाद दादाजी और दादी माँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। उनको डांस करता देखकर अवनी ज़ोर से चिल्लाते हुए उन पर रंग उड़ा रही होती है। फिर कुछ ही देर में महेंद्र जी और रेखा जी भी डांस करने लगते हैं, साथ में प्रिया जी, राज जी भी। अब की बार अवनी के साथ साथ निशी, संभव और पार्थ भी ज़ोर से चिल्लाते हुए उन सब पर रंग उड़ा रहे होते हैं। वहीं आदित्य अंदर बैठे वो सब देख रहा होता है। उन तीनों के साथ निशी, संभव और पार्थ अवनी भी कपल बनकर डांस कर रहे होते हैं। गाना पूरा होते ही सब लोग पहले कुछ खाते हैं और साथ में ठंडाई भी पीते हैं। अवनी को ठंडाई इतनी पसंद आती है कि वो 4-5 गिलास एक साथ पी जाती है। सबका खाना पीना होने के बाद एक बार फिर गाना चलने लगता है। गाना सुनकर एक बार सब फिर से डांस करने लगते हैं। सबके ऊपर ठंडाई के नशे का असर होने लगता है। गाने पर डांस करते हुए अचानक अवनी के कानों में निशी के शब्द चलने लगते हैं। अवनी, अगर पति पत्नी अपनी पहली होली साथ में खेलते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी भी इन रंगों की तरह हर समय महकती रहती है और साथ में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो मुस्कुराते हुए लाल रंग की थाल हाथ में लेकर हॉल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं सब अभी भी गाने पर डांस कर रहे होते हैं। गाना ख़त्म होते ही सब लोग अपने हाथ के रंग उछाल देते हैं और वहीं सब बैठ जाते हैं। वो अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अवनी गार्डन से हाथ में रंग का थाल लिए हॉल में आती है तो उसे आदित्य कहीं नहीं दिखता। असल में आदित्य अवनी को देखने में इतना मग्न था कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो कुछ खा रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर खाने की कुछ चीज़ें गिर जाती है। तो वो उसको बदलने के लिए ही अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अवनी जब रूम में आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर वॉशरूम से पानी की आती आवाज़ सुनकर वो समझ जाती है आदित्य अंदर ही होगा। वो हाथ में थाली लिए गाना बजाने के लिए म्यूज़िक सिस्टम के पास जाकर गाना बजा लाती है। वैसे ही आदित्य वॉशरूम से बाहर आ जाता है और गाना बजने लगता है। आदित्य वॉशरूम से बस कमर पर टॉवल बांधकर आता है। अवनी आदित्य को देखकर एक दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए थाल को एक तरफ रखकर दोनों हाथों में रंग लेकर आदित्य के करीब आकर दोनों हाथों को आदित्य के कंधे से लेकर पेट तक रंग लगा देती है, जिससे आदित्य के ऊपर वाले हिस्से में रंग लग जाता है। आदित्य अवनी को एकटक देखता है, जिसकी आंखों में नशा लग रहा होता है। वो अवनी को अपने करीब कर गौर से देखने लगता है। अवनी आदित्य के चेहरे को हाथ में लेकर पूरे चेहरे पर रंग लगाने लगती है। फिर उससे दूर होकर वापस हाथ में रंग लेकर इस बार आदित्य की आंखों में देखते हुए उसके पीछे आकर पूरी पीठ को भी रंग लगाकर रंग देती है और पीछे से ही आदित्य को अपने गले लगाकर फिर से किस कर लेती है।
अब आदित्य से भी रहा नहीं जाता है। वो अवनी का हाथ पकड़कर आगे करते हुए थाल में से रंग लेकर अवनी की खुली कमर पर लगा देता है, जिससे एक पल के लिए अवनी की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य एक बार फिर रंग की थाल में से रंग लेकर अवनी के गले पर लगा देता है, फिर पूरे चेहरे पर लगाकर होठों को चूमने लगता है और आदित्य का हाथ अवनी के पल्लू को नीचे गिरा देता है। फिर आदित्य अवनी के गले को चूमते हुए पेट को भी चूमने लगता है। वहीं अवनी अपनी आंखें बंद किए आदित्य के बालों में हाथ चला रही होती है। आदित्य अवनी के पेट को किस करता हुआ एक पल में अवनी को पलट देता है और फिर से उसकी पीठ को रंग लगाते हुए चूमने लगता है। आदित्य दोनों रंगों में एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। अवनी की साड़ी को उसके शरीर से आज़ाद कर एक बार फिर उसके होठों को चूमते हुए उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। आदित्य अवनी को शावर के नीचे खड़ा कर शावर चालू कर देता है। आदित्य अवनी को पूरे शरीर पर अपनी उंगली चलाते हुए उसे शावर के नीचे चूम रहा होता है। अवनी के सिर पर पानी गिरने से उसका नशा थोड़ा कम होने लगता है, पर पानी की वजह से उसकी आंखें अभी भी खुल नहीं पा रही होती। आदित्य अवनी के पेट को कभी उसके गले को किस कर रहा होता है। सब जगह चूमने के बाद अवनी को दीवार की तरफ पलट देता है और उसकी पीठ को चूमते हुए उसके ब्लाउज़ को भी खोल देता है। अवनी की पकड़ दीवार पर कसने लगती है। आदित्य काफ़ी देर अवनी को शावर के नीचे प्यार करने के बाद गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास बेड पर लेट जाता है। अवनी आदित्य को देख रही होती है और आदित्य अवनी को एकटक देख रहा होता है। अवनी आगे बढ़कर आदित्य के होठों को चूम लेती है तो आदित्य उसको किस करने लगता है और दोनों इसी तरह एक दूसरे को प्यार कर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। होली के बाद सब अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। समय अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। आदित्य अवनी को प्यार के साथ साथ सुरक्षित रखने की भी हर कोशिश कर रहा होता है। वहीं संजय राठौड़ के सामने वालिया बैठा होता है। उन सब ने आदित्य को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया होता है। वालिया संजय राठौड़ को देखते हुए बोला, सर, इस बार अगर हमने जरा सी भी चूक की तो मिस्टर प्रताप सिंह हमें ऊपर पहुंचा देंगे। संजय राठौड़ हंसते हुए बोला, इस बार हम में से कोई कुछ नहीं चूकेगा। इस बार आदित्य प्रताप को बर्बाद करना ही होगा। इतना बोलकर ज़ोर से हंसने लगता है। वालिया संजय का प्लान सुनकर उठते हुए बोला, ठीक है, मैं अपने काम की तैयारी करता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वालिया के जाने के बाद संजय अपने आदमी को देखकर बोला, आज काम हो जाना चाहिए। तुम सब ने पता किया है ना, तो आज मुझे सब चाहिए। इतना बोलकर अपने आप से बोला, आदित्य प्रताप सिंह, इस बार तुम्हें ऐसे मात दूंगा कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही पलट जाएगी। इतना बोलकर हंसने लगता है। समय फिर एक बार उड़ान भरता है। आदित्य और अवनी का प्यार बहुत गहरा हो चुका होता है। अब आदित्य अवनी को देख उसके मन में चल रही बात को बिना बोले ही समझ रहा होता है। आज एक नई सुबह होती है। आज सुबह से ही अवनी को न जाने क्यों बेचैनी हो रही होती है। ऐसे तो अवनी को कुछ दिनों से थकान और बेचैनी होती है, पर आज उसे बहुत ज़्यादा हो रही होती है। वहीं आदित्य रोज़ की तरह अपने बैकयार्ड में ऑफिस का काम कर रहा होता है। अवनी अपने रूम में आकर पानी पीकर बेड पर आंखें बंद कर लेट जाती है। अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी उसका फ़ोन रिंग होता है तो फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल देखकर फ़ोन को नहीं उठाती है और वापस आंखें बंद करके लेटने की कोशिश करती है। फिर वो फ़ोन फिर से बजने लगता है, पर एक बार तो अवनी अपनी बेचैनी में थोड़ी झल्लाते हुए फ़ोन उठाकर बोली, कौन है जो बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। अवनी की बात सुनकर फ़ोन के उस तरफ वाला आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उस आदमी की हंसी सुनकर एक बार तो अवनी के मन में कुछ अनहोनी का डर बैठ जाता है, पर वो अपने मन में
गलत ख्याल निकालकर बिना डरे कौन बोल रहा है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अवनी इतना ही बोलती है कि फ़ोन के दूसरी तरफ वाला इंसान हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ, तुम अवनी गुप्ता से अवनी सिंघानिया होकर अब मिसेस आदित्य प्रताप सिंह हो। अवनी गहरी सांस लेकर बोली, तुम कौन हो? वो आदमी और भी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारी मौत, संजय राठौड़। अवनी उस आदमी की बात सुनकर समझ जाती है, अब अगर उसने फ़ोन किया है तो वो भी सामने से तो कोई ज़रूर कुछ ना कुछ इसने किया होगा। अवनी अपने आप को शांत रखकर संजय का मजाक बनाते हुए बोली, अब ऐसा क्या प्लान बनाकर बिल से बाहर निकले हो जो इतना खुश होकर मुझे फ़ोन किया है? अवनी की बात सुनकर संजय गुस्से से तिलमिला जाता है, पर अपने आप को शांत रखते हुए सामने खड़े लोगों को देखते हुए बोला, जाने मन तुम्हारे पुराने आशिक हैं तो बिल से बाहर निकलने के बाद तुमको ही याद करेंगे, क्यों जाने मन? संजय की बात सुनकर अवनी गुस्से से बोली, अपने ये घटिया शब्द अपने पास ही रखो, वरना इस बार ऐसा जवाब दूंगी कि तुम कभी बिल से बाहर झांक भी नहीं पाओगे। संजय अवनी की बात सुनकर बोला, जाने मन, तुम अगर इस समय सामने होती तो तुमसे प्यार करता। वो क्या है ना, तुम गुस्से में और भी हॉट और सेक्सी लगती हो। अवनी संजय की बात सुनकर बोली, तुम जैसे घटिया लोगों से तो मैं बात तक करना पसंद नहीं करती हूँ। अगर कभी बात करनी हो तो सामने आना। इतना बोलकर जैसे ही फ़ोन रखने लगती है वैसे ही अवनी के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ पड़ती है। वो उन आवाज़ों को ध्यान से सुनते हुए एक अनजान डर से संजय से बोली, वो आवाज़ें किसकी है? अवनी की बात सुनकर संजय ज़ोर से हंसने लगता है, फिर अवनी की कही हुई लाइन वापस कहते हुए बोला, तुम जैसे घटिया लोगों से तो मैं बात तक करना पसंद नहीं करती हूँ। अभी किसी ने ये कहा था, इतनी जल्दी भूल गई जाने मन? अवनी अपना गुस्सा शांत करके वो आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, पर तभी संजय अवनी से बोला, जाने मन, सच्चे आशिक हैं तुम्हारे तो ज़रूर बताऊँगा वो किनकी आवाज़ है। चलो क्यों ना एक एक की चीख के साथ आवाज़ से तुम्हें उनका नाम बताता हूँ। वो इतना बोलकर जैसे चुप होता है वैसे ही एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। संजय उस आवाज़ को अवनी को सुनाते हुए बोला, तो जाने मन, आवाज़ सुनी? ये आवाज़ है प्रिया सिंघानिया की, जानती हो तुम? अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो मेरे जाने मन की मासी माँ है। क्यों जाने मन? अवनी संजय की बात सुनकर धम से बैठ जाती है। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती कि संजय उससे बदला लेने के लिए उन सबको नुकसान पहुंचाएगा। वो इतना सोच ही रही होती है कि एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। संजय अवनी से बोला, जाने मन, ये आवाज़ पहचानी? तुम्हारी सबसे प्यारी और अच्छी दोस्त निशी की है। वैसे मानना पड़ेगा, ये भी खूबसूरती के मामले में तुम्हारे बराबर की ही है। संजय की बात सुनकर अवनी गुस्से से बोली, अपनी घटिया जुबान से निशी के बारे में कुछ भी बात मत कहना। संजय अवनी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, जाने मन, अभी से मत गुस्सा करो, अभी तो और भी चीखें सुननी है तुम्हें। इतना बोलकर फिर किसी की चीख अवनी को सुनाते हुए बोला, सुनो जाने मन, ये तुम्हारे मौसा जी है। अवनी की आंखों में नमी आ जाती है। तभी एक चीख और सुनाई देती है, वो संभव की होती है। यह सब बताते हुए संजय किसी राक्षस की तरह हंस रहा होता है। तब फिर से एक चीख आती है। उसको सुनकर अवनी पहचान जाती है कि वो उसके भाई पार्थ की है। संजय अवनी को खामोश देखकर बोला, जाने मन, ऐसे शांत मत रहो, अभी तो एक और आवाज़ सुननी है, पर पहले ये बताओ, क्या तुम इस आवाज़ को पहचान पाई? ज़रूर पहचान पाई होगी, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये आवाज़ थी पार्थ सिंघानिया की, यानी कि तुम्हारे भाई की, या यूँ भी कह सकते हो कि तुम्हारा सब कुछ, दोस्त, भाई, मम्मी पापा की। चलो कोई बात नहीं, एक आवाज़ और है,
वो भी सुन लो। इतना बोलकर संजय फ़ोन आवाज़ की तरफ कर देता है। आवाज़ सुनकर अवनी के मुंह से अचानक ही पापा निकल जाता है और आंखों में नमी आंसू बनकर चेहरे पर लुढ़क जाते हैं। वहीं संजय मुस्कुराते हुए बोला, जाने मन ये तो तुम्हारे पापा हैं। जाने मन तुम्हें पता है यहाँ पर सब हैं, तुम्हारे दोस्त, भाई, बहन, निशी, मौसी, मौसा जी और पापा। बस तुम्हारी ही कमी है, तो अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। और हाँ, याद रहे जाने मन, अगर तुम्हें आने में 2 घंटे से ज़रा भी ज़्यादा की देरी हुई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार को एक एक करके भेज दूँगा, वो भी मुर्दा। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। अवनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आप को संभाल कर थोड़ा गुस्से से बोली, तुम किसी को कुछ भी नहीं करोगे। मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज़ तुम उनमें से किसी को कुछ मत करना। अवनी की बात सुनकर संजय बोला, जाने मन तुम प्लीज़ मत बोला करो। तुम गुस्से में ही मुझे पसंद हो। बस तुम समय पर यहाँ आ जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मेरी जाने मन का परिवार है। इतना बोलकर कुछ देर बाद थोड़ा गुस्से से बोला, जाने मन एक बात याद रखना, अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी की या फिर आदित्य प्रताप को इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारे आने का वेट किए बिना ही इन सबको एक साथ मार दूँगा। अवनी रोते हुए बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, बस तुम मेरे आने तक किसी को कुछ नहीं करोगे। इतना बोलकर अवनी फ़ोन काटकर अपनी आंखें बंद कर 2-3 गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन वहीं छोड़कर उस जगह के लिए बिना किसी को बताए और बिना किसी बॉडीगार्ड की नज़रों में आए विला से बाहर निकल जाती है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।